साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद लिखने का मजा ही कुछ और है। हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा मैं पुनीत राणा आप सबका स्वागत करता हूं आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो बेटा हम तीसरे लेक्चर पर आ चुके हैं और पहले दो लेक्चर तो आपने बड़े मजे में देखे होंगे क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर आपको मिले थे, ठीक है। लेकिन बेटा हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है बहुत बड़ा, तो इसके अंदर भी आप उम्मीद ये करके चलिए कि आपको लंबे लेक्चर मिलेंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं पक्का श्योरिटी देता हूं, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 2 घंटे से ज्यादा का लेक्चर कोई भी ना दूं, क्योंकि कंटेंट भी तो आपको सारा समझाना है, ठीक है। क्योंकि भैया कंटेंट भी आपको पूरा देना है तो थोड़ा सा टाइम स्ट्रेच होगा। आई बात समझ में? चलो सर, ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भैया आप सब लोग मेरे हाथ के बारे में पूछ रहे हैं, तो बेटा थैंक यू सो मच कि आप इतना ध्यान से देख रहे हैं कि भैया हाथ में चोट लगी है। भैया कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी तबियत डाउन चल रही है, वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन हम अपनी एनर्जी और पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे, क्योंकि हमें करना क्या है? आईआईटीएन बनना जी। सपनों के रास्ते में बेटा रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों से रुकना नहीं है, उनसे आगे चलना है। तो ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते जी, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं कि भैया मैंने लेक्चर 1 के कमेंट्स देखे, उसके अंदर 2 बच्चे, जब तक मैंने देखे थे 2 बच्चे बड़ा कॉन्फिडेंटली ये चीज बोल गए, आप भी समझ जाएंगे किनकी बात कर रहा हूं, कि सर आपने ये चीज गलत पढ़ा दी, ऐसा होता ही नहीं है। और लास्ट में स्माइली, हा 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 हा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गुलगुले, मैंने गलत नहीं पढ़ाया, वो एकदम सही पढ़ाया है। बस फर्क क्या है, जो मैं वहां पे बोल रहा हूं ना, आपके छोटे से दिमाग में वो नहीं गई बात। अगर आपने ढंग से सुना होता कि टॉपिक क्या चल रहा है और मैं बता क्या रहा हूं, तो आपके सब समझ में आ जाता। आप ये ना कहते कि सर ये गलत पढ़ा दिया। हाँ भैया मानता हूं, मैं भी इंसान हूं, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, जैसे वहां पे कर दी थी मैंने कि थर्ड पीरियड में पोटाशियम लिख दिया था, वो फ्लो में हो गया, उनको मैं खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लेता हूं कि हाँ भैया वहां पे चेंज कर लेना, और इतने तो समझदार आप भी हैं। लेकिन इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक नहीं करूंगा कि यहाँ पे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत दे दूं मैं, ऐसा नहीं होगा जी। अब क्यों कह रहा हूं मैं सही हूं और जो आप लोग समझ रहे हैं, वो जो 2 बच्चे समझ रहे हैं वो गलत क्यों है, तो देख लो, समझा देता हूं। आप ही के दिमाग में ये फितूर क्यों आया? भैया एक बच्चे ने ये कहा कि सर आपने जो फॉस्फेट की स्ट्रक्चर बताई और सल्फेट की जो स्ट्रक्चर बताई है ना, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया मैंने फॉस्फेट की ये स्ट्रक्चर लिख दी थी इस तरीके से, फॉस्फेट की हमने स्ट्रक्चर बनाई थी ना, और मैंने ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया था क्या? -3। तो कहता सर ब्रैकेट के ऊपर तो लिखते ही नहीं है, ये तो गलत है। पहली बात, किस बुक में ये लिखा है कि भैया ब्रैकेट के ऊपर नहीं लिखा जाता है? मुझे नाम बताओ। दूसरी बात, मैंने कब कहा कि ये स्ट्रक्चर होती है फॉस्फेट की? मैं तो साफ साफ जहां पे ये स्ट्रक्चर बता रहा था, मैंने तो लिखा भी था जी कि हम इनकी लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है लुईस के अकॉर्डिंग है। और वहां पे मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं ये, अगर आपने वीडियो सुनी होगी, कि सर इस -3 का मतलब क्या है? किन्हीं भी 3 ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज आ सकता है। लेकिन वो बच्चा क्या करे, नहीं सर दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव तो ऐसे नहीं लगा सकते हम। मेरे भैया रेजोनेंस नाम की चिड़िया का सुना है नाम आपने, कि रेजोनेंस क्या होती है? जब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जो बच्चा ये कह रहे थे कभी ब्रैकेट पे नहीं आता है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना और वहां पे रेजोनेंस हाइब्रिड की स्ट्रक्चर देखना। जो भी चार्ज होता है ना हमारे पास स्ट्रक्चर के ऊपर, रेजोनेंस हाइब्रिड में ब्रैकेट के ऊपर दिखाते हैं। तो गलत नहीं पढ़ाया, आप गलत ले गए। आपने बस क्या एक इमेज बिठा रखी है कि सर दिखाना है ये तो हमें,
और वो बच्चा तो ये भी कहता है कि सर जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो किस पे आता है, जो साइड में एटम्स होते हैं उसके ऊपर आता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंट्रल एटम पे। एकदम गलत बात। मैं प्रूव कर दूंगा, एग्जांपल दे दूंगा कि वह सेंट्रल एटम पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसे? अब कहेगा सर दे के दिखाओ। ये लो BF4 नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज बोरोन के ऊपर है जी, सराउंडिंग एटम पे नहीं है। अब बोलो क्या बोलोगे कि सर सराउंडिंग पे आता है? तो भैया बोलने का ढंग होता है, ये नहीं कुछ भी बोल दो, अंट कुछ पढ़ा है बिना उसको पूरा समझे और बोल दिया कि सर ये तो गलत बताया, ये ठीक नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट है। गलत कॉन्सेप्ट नहीं है। आप बहुत रिजिड होके बैठे हैं, जो मैं बता रहा हूं वो तो सुन ही रहे। भैया मैं तो लुईस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर क्या है फॉस्फेटाइन की, ये है। और अभी तक तो आप सेकंड लेक्चर देख चुके होंगे, तो आपको वहां समझ में भी आ गया होगा कि वहां पे मैंने इसको एक फॉस्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को डबल बॉन्ड भी कर दिया, जो उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। ये इसकी ड्रॉबैक ही तो निकल के आई थी। जो दूसरा बच्चा है वो भी यही बोल रहा है कि सर आपने तो HOCl2 की स्ट्रक्चर गलत बना दी, ये तो मैंने पढ़ा है, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, सल्फर और क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, ऑक्सीजन कहां जाएगा? भैया आप कहां जाओगे मुझे तो ये बताओ, आपने तो स्ट्रक्चर रट ली है। आपने तो बेटा स्ट्रक्चर सिर्फ रटी हुई है कि सर ये स्ट्रक्चर होती है। अगर आपसे मैं रीजन पूछ लू ना कि भैया यहां पे डबल बॉन्ड क्यों आया, आपको कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको बस ये याद है और आप इससे कंपैरिजन कर रहे हो मेरी स्ट्रक्चर को। भैया वो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर नहीं थी, वो लुईस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर थी। और जो वो फॉर्मूला मैंने बताया था, मैंने कब कहा कि हर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए है, वहां पे साफ साफ चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूं कि भैया अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी स्पीसीज की, तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो भैया लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात चल रही थी वहां पे। तो मैंने कब कहा कि उससे तुम किसी की भी बना दो? अब भैया लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स की सेम होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने एक्चुअल स्ट्रक्चर बाद में जाके बनाई। तो भैया जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी ना, ये वाली, यही बनाई थी ना मैंने, HOCl2 की 3 बॉन्ड ही तो आते थे। तो भैया ये लुईस स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी एक्चुअल ये होती है। अब एक्चुअल ये क्यों होती है ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं सेकंड लेक्चर में, तो सुना करो बातों को। ये नहीं कि बस मुंह उठाया और कर दिया, सर ये पढ़ा है मैंने तो ऐसी होती है, आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है जी। पहले टॉपिक तो देखो, टॉपिक क्या चल रहा है, वो फॉर्मूला किसका है और आप कहां पे लिंक कर रहे हो। मंद बुद्धि प्राणी होते हैं ऐसे, पता नहीं कौन से ग्रह से आते हैं। भैया सुनो तो क्या चल रही हैं बातें। अगर बेटा इस सोच के साथ बैठोगे ना कि भैया गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, भैया गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। आप इस सोच के साथ बैठ रहे हो कि हम तो गलतियां पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। भैया गलतियां मेरी पकड़ के क्या करोगे? मुझे IIT करनी है क्या? तुम्हें करनी है। और मुझे भी पता अगर गलत कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बेटा इतने दिन तुम जिए नहीं हो, इतने दिन तुम्हें जीते हुए नहीं हुए जितने मैंने बच्चों को पढ़ा दिया। कितने साल के हो गए? 18। 18 को 365 से करो, कितना आ जाएगा ये? कम से कम तुम्हारा 6000 समथिंग दिन बनेंगे तुम्हारे। इतने ही दिन जिए हो अभी तक, उससे कहीं ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं अभी तक। तो मुझे भी पता है कहां पे कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, कहां पे नहीं। तो थोड़ा सा माइंड खोल के बैठा करो। और अभी जब मैंने कब कहा जी HOCl2 की ये स्ट्रक्चर होती है, फॉस्फेट की ये स्ट्रक्चर होती है, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लुईस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है। ये फिर आगे चल के कमियां बनी इसकी। लेकिन नहीं सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, हमें पता है। तो भैया आ जाओ पढ़ा के दिखाओ। अगर बेटा तुम्हें ही सब सही पता है तो क्यों आते हो इधर, क्यों वीडियो देख रहे हो जी? करो जाके IIT में पढ़ाई। लेकिन नहीं। तो थोड़ा सा, अब देखो इतना बोल क्यों रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे ना उन बच्चों पे तरस आता है, दया आती है जो ऐसे कमेंट करते हैं। एक तो होता है कोई क्वेश्चन, क्या सर ऐसा होता है, हमने ये पढ़ा है,
तो उस बच्चे को आंसर दिया जाता है कि बेटा देखो, ये तुमने पढ़ा, ये मैंने पढ़ाया, तो इसका ये रिलेशन है, ये ठीक क्यों और ये गलत क्यों है। लेकिन आपने तो सर कॉन्सेप्ट ही गलत दे दिया। तो भैया कॉन्सेप्ट गलत नहीं दिया, सब तुम्हें वही बताया जा रहा है जो चीजें होती हैं। अब गलती तुम करोगे, क्या गलती करोगे? अब मैं तुम्हें सेकंड लेक्चर में समझा चुका हूं। अगर उसने ये बोला कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन SOCl2 अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो तुम ये स्ट्रक्चर बनाओगे और यहां पे कैलकुलेट करोगे अगर सल्फर पे क्या फॉर्मल चार्ज, तो 0 आएगा। आंसर गलत है। उसने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोला है, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है हमारी, लुईस ने ये स्ट्रक्चर दी थी, तो यहां पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे तुम्हें सल्फर पे वो क्या फॉर्मल चार्ज। मुंह उठा के यहां पे कैलकुलेट मत कर देना। अगर वो सिंपल बोलता कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन केस ऑफ SOCl2, बस इतना क्वेश्चन, तब तुम एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते और तब यहां पे तुम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही तुम्हारा आंसर बदल जाएगा। वरना तुम्हारे लिए तो क्या है, SOCl2 चाहे लुईस के अकॉर्डिंग बोले चाहे एक्चुअल बोले, तुम तो हमेशा ये मान के चलोगे क्योंकि तुमने तो यही पढ़ा है सर, हमने तो यही देखा है। ऐसा नहीं होता है, समझे बात? आई होप मैं क्लियर करने में और तुम्हारी थोड़ी बेइज्जती करने में कामयाब रहा हूंगा। बेइज्जती जरूरी है भैया, बेइज्जती भी क्या है, इज्जत ही क्या है। अभी तो इज्जत कमाई ही क्या है आप लोगों ने। कुछ बन जाओ, कुछ लायक बनो, समाज के लिए कुछ करो, तब तुम्हें समाज कुछ इज्जत देगा। तब तुम कहना कि हमारी बेइज्जती हो गई है। सर नहीं हुई है जी, कुछ बेइज्जती नहीं हुई है। अभी तो इज्जत कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो। फिर कहोगे सर स्टार्टिंग में आप इतना लंबा खींच देते हो, एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट ही नहीं होता है। भैया ये चीजें ज्यादा सुना करो, जो ये डाउट्स पूछते हैं ना, मैं स्टार्टिंग में इसीलिए बताता हूं, वरना एक तरीका और है मेरे पास कि बीच में डाउट के आंसर देने लगूंगा और फिर तुम्हें पूरा लेक्चर ही देखना पड़ेगा। फिर तुम यही सोचते रहो कहां पे सर डाउट का आंसर देंगे। ठीक है जी, चलो चलो जी, बहुत बढ़िया। तो चलो जी आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं सर, हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं सर। तो भैया आज के लेक्चर का गोल क्या होने वाला है? तो भैया आज के लेक्चर का हमारा गोल है क्या? एक तो हम पढ़ेंगे बेटा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कल मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बता दी थी, सेकंड लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन कर ली थी। आज मैं इसको स्टार्टिंग से ही बताऊंगा। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और हम ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देंगे कि भैया ओवरलैपिंग क्या होती है, कैसे होती है, कहां पे कम होगी, कहां पे ज्यादा, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो यहां पे हम एकदम 0 से लेके ऊपर तक पढ़ेंगे जी। जेई मेंस तक के लेवल को टच करेंगे। जेई मेंस तक का ही क्वेश्चन आएगा, कभी सोचो एडवांस तक का बताओ सर। भैया एडवांस लेवल का क्वेश्चन यहां से फ्रेम नहीं होता, मेंस तक का आएगा, मेंस तक को हम टच कर देंगे। मतलब ओवरलैपिंग में जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सब कर डालेंगे। ठीक है सर, बढ़िया। तो अभी शुरू हो जाओ जी। तो लो भाई मेरे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे है कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो एक बार फिर सुनो। तो भैया कोवलेंट बॉन्ड बनता है किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनेगा बेटा? वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी सर यहां पे। और जिन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने वाली है वो एटम हमारे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। कहीं पे भी डेफिनेशन में ये नहीं लिखा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम एटम्स के बीच में होगी या डिफरेंट एटम्स के बीच में ही होगी। भैया वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बस शेयरिंग का मतलब क्या है बेटा कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरा एटम भी वहां पे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर ए एटम ने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो मान लो दूसरा ए एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इनके बीच में क्या बनेगा बेटा, एक बॉन्ड बन जाएगा।
तो मतलब क्या हुआ, इस बॉन्ड को बनाने के लिए क्या हुआ बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ए ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है जी हमारा कोवलेंट बॉन्ड। क्या है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि भैया दोनों एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो सेम है। इसी तरीके से क्या बोल सकता हूं कि भैया अगर हमारे पास दो अलग अलग एटम हैं तो वो भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो वो क्या करेंगे बेटा, वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे सर, बराबर करेंगे। तो ए और बी ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्या बन गया, ए बी बन गया सर। तो ये दो अलग अलग एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गया। बोलो समझ में आई बात, ठीक है सर। तो भैया कोवलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो क्यों रही है बेटा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। किसके अकॉर्डिंग, लुईस और कोसेल के अकॉर्डिंग, या बोलूं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। कि भैया कोई भी, देखो ये मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं कि हर एक जो एलिमेंट है वो अपना आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। और वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो एटम करता क्या है, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है। किसी भी तरीके से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। आई बात समझ में। हम बात कर रहे हैं कोवलेंट की, तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर हुई, ठीक है सर। अब बेटा ये वाला जो पॉइंट है कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर, इसको मैं समझाऊंगा ओवरलैपिंग के अंदर। वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भैया मैं इसको क्यों डायरेक्शनल इन नेचर बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे हम आयनिक बॉन्ड जब पढ़ेंगे ना, हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है। कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बेटा, हमारे पास डायरेक्शनल होते हैं। क्यों होते हैं, जब मैं ओवरलैपिंग आपको समझाऊंगा तब वहां पे इस बात का आंसर कर दूंगा। लेकिन यहां पे इसकी क्या है, ये एक खूबी है कोवलेंट बॉन्ड की, तो यहां पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। बात समझ में आई, ठीक है सर, समझ में आ गई। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, अब हमें पढ़ना है कि भैया कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। कि भैया पोलैरिटी के बेसिस पर कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप का। पहला क्या, पोलर बॉन्ड। भैया अब बॉन्ड दो टाइप के होते हैं कोवलेंट, देखो यहां पे लिख देता हूं। जो कोवलेंट बॉन्ड है ना बेटा, पोलैरिटी के बेसिस पे दो टाइप का होगा। कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप। एक तो होता है बेटा क्या, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक होता है बेटा क्या हमारे पास, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये दो टाइप के बॉन्ड होता है पोलैरिटी के बेसिस पर। बोलो समझे। अब बेटा पहले पढ़ रहे हैं हम पोलर बॉन्ड क्या होता है, मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। बेटा पोलर का मतलब होता है, अगर मैं किसी भी बॉन्ड को पोलर बोल रहा हूं ना, तो इसका मतलब है कि वहां पे चार्ज आएगा। पोलर का मतलब होता है चार्ज डेवलप होना। और कहीं पे भी चार्ज कब डेवलप होगा बेटा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड जो बना रहे हैं, उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा सर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो वहां पे वो जो कोवलेंट बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे बेटा, हम पोलर बॉन्ड बोलेंगे। देखो डेफिनेशन भी कहती है, कोवलेंट बॉन्ड in which the electronegativity difference between combining atom is non-zero। मतलब डेल्टा En की वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है, नॉन जीरो का मतलब क्या बेटा, कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू आ जाती है तो वो क्या होगा बेटा, हमारा कोवलेंट बॉन्ड पोलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या लिया, ए और बी लिया। मान लिया बेटा इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन देके क्या किया बेटा, बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। और हमारे पास ये भी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना बेटा किसकी, ए की, वो ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। मतलब क्या भैया, जब
कोवलेंट बॉन्ड बनाने की बारी आई थी, तब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। जैसे ही बॉन्ड बना तो भैया ए ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या शुरू किया भैया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन एटम्स के लिए डिफाइन होती है? बॉन्डेड एटम्स के लिए। किन एटम्स के लिए बेटा? बॉन्डेड एटम के लिए। तो भैया ये बॉन्डेड एटम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है बेटा? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। समझे? तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड के, ये किसकी तरफ ज्यादा खिसक जाएंगे? ए की तरफ हो जाएंगे। मैंने बोला जी खिसक जाएंगे। दो चीजें होती है बेटा, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, एक होता है इलेक्ट्रॉनों की डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में फर्क है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? मान लो जी ये पेन मैंने साथ में रखा हुआ है, ठीक है, ये पेन मैंने साथ में रखा हुआ है, मैंने इसको उठा के इधर रख दिया, तो इसका मतलब क्या? ये ट्रांसफर हो गया, एक से दूसरे के पास चला गया पूरा, ये है ट्रांसफर। तो इनको इलेक्ट्रॉन समझो। ये क्या हो? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जब एक क्या करता है, एक एटम पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन उठा के भाग जाता है सारे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? मान लो ये दो एटम्स थे, इन दोनों एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ था, और इनके बीच में क्या इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? एकदम बीच में है। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिस हाथ को हिला रहा हूं मेरा ये टूटे हुए हाथ को, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये क्या करेगा? इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे है तो अभी भी क्या बेटा, ये दोनों एटम के बीच में शेयर है, लेकिन ये क्या था? थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, तो इसने क्या किया बेटा? इनको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर ले, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो क्यों रहा है? क्योंकि सर जो बॉन्डेड एटम्स है ना, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया। ठीक है, चलो जी। अब बेटा एक बात बताओ, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच लेगा, इसका मतलब क्या है? उसकी तरफ थोड़ा नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या बेटा? उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा आ गया जी। तो भैया जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाएंगे उस पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। ठीक है भैया, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्या हो गए? ज्यादा शिफ्ट हो गए ना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, ये ट्रांसफर नहीं क्या हुआ, शिफ्टिंग। तो इसके ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव। ठीक, बी से क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन कुछ दूर हो गए। इलेक्ट्रॉन दूर होने का मतलब क्या है जी? नेगेटिव चार्ज से थोड़ा दूर चला गया, और नेगेटिव चार्ज दूर जाने का मतलब क्या होता है बेटा? कि भैया इस पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहीं पे कम हो रहा है, इसका मतलब क्या? वहां पे पॉजिटिव ही तो आएगा। समझ रहे हो? तो इस पे आ गया डेल्टा प्लस। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस, कहीं पे प्लस लगा देते हैं पूरा, कहीं पे माइनस लगा देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझो। देखो दो केस हैं बेटा। पहला तो है क्या मेरे पास, यहां पे बता देता हूं, क्योंकि बेटा ये ऑर्गेनिक में भी काम आएगा तुम्हें, ऑर्गेनिक में भी ये चीजें चलेंगी। एक होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे? मान लो ए था और ये बी था, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो भैया ए क्या करता है? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ उठा के भाग जाता है, मतलब खींचता नहीं है। क्या करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास आ जाते हैं। तो क्या हुआ बेटा? तो क्या हुआ? ए के ऊपर आ जाता है यहाँ पे नेगेटिव, और बी के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव। कैसे सर? क्यों आया? क्यों आया सर ऐसा? भैया यहां पे क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं। देखो इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन किसका था? ए का था। एक इलेक्ट्रॉन किसका था? बी का था। भैया ए अपना तो इलेक्ट्रॉन लेके जा ही रहा है, साथ के साथ बी का भी तो चुरा के ले गया। तो मतलब इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अपना तो लेके गया, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन उठा लाया, तो भैया इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ट्रांसफर हो गया। और बी ने बेचारे ने क्या किया? जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो भी खो दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो इससे दूर ही चला गया ना, छीन के ले गया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात समझे?
तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फुल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कम, नेगेटिव चार्ज अपीयर्स, ऐसे लिख लो कि भैया जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब स्पीसीज के ऊपर क्या दिखाते हैं बेटा हम, कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। ठीक है सर, बढ़िया। अब दूसरा केस क्या है, अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है बेटा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शिफ्टिंग बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो। इसमें क्या होता है बेटा, मान लो वही हुआ, ए और बी थे, यहां पे ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे कंडीशन ले रहा हूं वही पीछे वाली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये ए इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, ज्यादा खींच लेगा। तो भैया कंडीशन कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक आ जाएंगे किसके, ए के, और बी से देखो थोड़ा दूर हो जाएंगे। यहां पे क्या दिखा रहा हूं, देखो दोनों के बीच में है, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खिसका लेगा। खिसकाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है बेटा हमारे पास, शिफ्ट हो रही है किसकी तरफ, एक की तरफ ज्यादा हो रही है, ट्रांसफर नहीं हुए हैं। क्या बोल रहा हूं, शिफ्ट हुए हैं जी। तो भैया इसके ऊपर क्या आ जाएगा अब, डेल्टा नेगेटिव, और इससे थोड़ा दूर हो गए तो इस पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या बता रहे कि भैया इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुए तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसको ज्यादा नेगेटिव चार्ज फील हो रहा है, तो ये डेल्टा नेगेटिव हो गया। इससे नेगेटिव चार्ज दूर चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी सी कमी आ गई, थोड़ी सी कमी, तो ये डेल्टा प्लस। भैया अब ये थोड़ी ना कहूंगा कि बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन खो दिए, नहीं, अभी भी शेयर कर रहा है, बस उससे थोड़े दूर चले गए हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस। और जब भी हम डेल्टा के साइन से नेगेटिव या फिर क्या दिखाते हैं, डेल्टा, या फिर क्या दिखाते हैं बेटा, डेल्टा प्लस दिखाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल चार्ज। एक होता है कंप्लीट चार्ज, एक होता है पार्शियल चार्ज। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कब कंप्लीट चार्ज आता है और कब पार्शियल चार्ज आएंगे जी हमारे पास। ठीक है, और चार्ज आने का मतलब ही क्या होता है कि भैया वो मॉलिक्यूल क्या है मेरा, पोलर है, या बोलूं वो बॉन्ड क्या है हमारा, पोलर है। तो यहां पे देखो यही तो बोला इसने कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा कंबाइनिंग एटम्स के बीच में, वहां पे क्या आएगा बेटा हमारे पास, जो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, पोलर बॉन्ड होगा। अब इसको एग्जांपल से बता देता हूं। फॉर एग्जांपल तो देखो जी, जैसे मान लिया एक है मेरे पास HF बॉन्ड, एक है मेरे पास HCl बॉन्ड, एक है मेरे पास HBr बॉन्ड, एक है मेरे पास HI बॉन्ड। ये कहानी है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। सब क्या बना रहे हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे HF के अंदर जो ये बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लोरीन का है, यहाँ पे एक क्लोरीन का है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, एक आयोडीन। अब आपको पता है बेटा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, आप कहोगे सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड पेयर के किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे मेरे बच्चे, आप कहोगे सर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। अगर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा प्लस। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है हमारा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। सेम कहानी यहां पे होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा,
क्लोरीन की ज्यादा। किससे? हाइड्रोजन से। तो भैया यहां पे क्या होगा, आप कहोगे सर जो बॉन्ड है वो किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे, क्लोरीन। तो यहां पे डेल्टा नेगेटिव, यहां पे डेल्टा प्लस, यही तो होगा। सेम कहानी यहां पे चलेगी बेटा। अब इनके लिए भी आराम से लिख सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने बताया हुआ है तुम्हें ऑर्डर, ये हम पढ़ चुके हैं। जितने भी हैलोजन हैं सबके सब क्या होते हैं मेरे बच्चे, आप कहोगे सर सारी हैलोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो भैया इसका मतलब क्या होगा कि सर यहाँ पे जितने भी कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में, वो सब के सब क्या हैं हमारे पास, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो सारे किसके एग्जांपल है बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के। आई बात समझ में? तो पहली टाइप पता चली। और ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों आ रहा है ये भी पता चला, किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर? चलो जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे? सर जैसे पोलर के लिए हमने बोला था डेल्टा EN क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन होगी कि सर जिन दो एटम्स के बीच में क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, उन एटम्स की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालता हूं तो वो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। मतलब वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो मतलब किसी की ताकत ज्यादा नहीं है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे कोवलेंट बॉन्ड के एकदम सेंटर में होंगे जी हमारे पास, ना किसी की तरफ कम शिफ्ट होंगे ना किसी की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे, बीच में रखे हुए होंगे जी। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। कैसे? एग्जांपल से समझो, जनरल एग्जांपल लो। तो जनरल एग्जांपल क्या है बेटा, मान लो ए लिया मैंने, ऐसे दोनों ही सेम एटम। सेम एटम का मतलब क्या है, अगर इस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखता हूं और इस ए की देखता हूं तो दोनों की इक्वल आएगी जी, किसी की कम नहीं किसी की ज्यादा नहीं। तो इस केस के लिए डेल्टा EN की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम सेंटर में प्रेजेंट होंगे, ना तो इस ए की तरफ ज्यादा है ना इस ए की तरफ ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये एकदम बीच में रखे हुए हैं। मतलब क्या, इस ए को जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील हो रही है उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको फील हो रही है जी। जितना दूर इससे ये इलेक्ट्रॉन है उतना ही दूर इससे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा बॉन्ड है बेटा, आप कहोगे सर ये तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है सर जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चे समझ गए होंगे, समझ गए होंगे ना। तो भैया कंक्लूजन क्या है कि अगर मैं तुमसे पूछूं, एक है मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, और मैं बोलता हूं सर आयोडीन क्लोरीन के बीच में, और मैं तुम्हें क्या बोल देता हूं, मान लो जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, और मैं कहता हूं जी बताओ इनमें से कौन सा बॉन्ड हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो तुम देख के भी बता सकते हो कि सर अगर सेम एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट। तो बताओ जी HH FF और Cl ये तीनों किस कैटेगरी में आएंगे, आप कहोगे सर ये आएंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में आएंगे। NP का मतलब क्या है बेटा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की सेम है, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन की सेम है, क्लोरीन क्लोरीन की सेम है। लेकिन जब मैं इधर बात करता हूं तो इधर तो क्या होगा बेटा, पोलर होगा ना। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, आयोडीन से सर। तो इसका मतलब इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा प्लस। सेम कहानी यहाँ पे, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा प्लस। तो सर ये दोनों किस कैटेगरी में आ गए, ये आ गए सर हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। चलो जी बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है,
वो जरा समझिएगा कि भैया अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताइए किस मॉलिक्यूल के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, किस मॉलिक्यूल के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कैसे पता लगाओगे बेटा? पोलैरिटी, देखो लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के यूज होगा जब मैं तुम्हें डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा। ये इसलिए बातें बोलता जा रहा हूं बेटा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो जाए। क्या है बेटा? पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड कैन बी डिफाइंड बाय डेल्टा ई एन। कहने का मतलब अगर डेल्टा ई एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा बेटा? वो होगा पोलर बॉन्ड। ठीक है, अगर डेल्टा ई एन की वैल्यू इक्वल टू 0 है तब जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा बेटा? वो होगा नॉन पोलर बॉन्ड। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चे, ये क्यों इंपॉर्टेंट बात है? क्योंकि देखो आगे चल के ना तुमसे क्वेश्चन में वो ये चीजें पूछेगा, कहेगा जी बताओ, नीचे 4 ऑप्शन, कहेगा जी बताओ कहां पे हमारे पास पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, या कहेगा बताओ जी कौन सा हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर वो तुमसे पूछता है पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है तो वहां पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर तुमसे पूछा पोलर बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है, किस मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट से निकालोगे। और ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, सुनना क्या कह रहा हूं ध्यान से, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो हमेशा पोलर ही होगा, ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसके जो बॉन्ड भी होंगे वो क्या होंगे? हमेशा नॉन पोलर होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। एग्जांपल देता हूं, मान लो जैसे CO2 लिखा बेटा, CO2 की स्ट्रक्चर ये होती है। अगर एज ए मॉलिक्यूल देखता हूं तो ये मॉलिक्यूल कैसा है बेटा? ये मॉलिक्यूल तो हमारा नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, किसके बेस पे बोला जाता है, ये आगे की कहानी। तो अभी मत पूछना मुझसे ये कमेंट्स में सर ये क्यों नॉन पोलर, मैं बोल रहा हूं ये आगे बताऊंगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल का हमें ये पता करना है वो पोलर है या नहीं है तो कैसे पता लगाते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में ही, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है हाल फिलहाल के लिए इतना। लेकिन जो यहाँ पे बॉन्ड है ना बेटा, बॉन्ड कैसे हैं? यहाँ पे पोलर बॉन्ड है, देख लो जी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड क्या है? पोलर। क्यों? क्योंकि सर इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है सर, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा सर। अगर खींच लेगा तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा प्लस, सेम कहानी यहाँ पे हो जाएगी। तो देखो जी बॉन्ड तो पोलर है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या है? नॉन पोलर है। तो ये दिमाग में कभी मत लेकर आना कि भी पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर बॉन्ड ही होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर ही होंगे बॉन्ड। नहीं बेटा, जब भी बॉन्ड की पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी की बात करेगा तो तुम्हें ये वाले पॉइंट देखने हैं वहां पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है या नहीं उन एटम्स के बीच में जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। समझ में? तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि भैया पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्या? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। कि भैया बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप का। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट किसके बीच में? प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। कि भैया 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, वो होता है जी क्या? हमारा बॉन्ड ऑर्डर। मैं ये नहीं कह रहा एक एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं वो क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है। समझे बात? ठीक है सर।
पहला एग्जांपल क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है बेटा, ऐसे एटम्स, दो एटम जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, उनको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, कैसे लिखे इसको, हाँ ऐसे लिख देते हैं, एटम्स, मतलब दो एटम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। एटम्स कंटेन क्या, सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे देख लो बेटा, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या बेटा, बॉन्ड ऑर्डर एक ही तो कोवलेंट बॉन्ड है। जितने भी क्या है बेटा, हेलोजन है, हेलोजन कौन से बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, F2Cl2 Br2 I2। यहाँ पे ये X क्या है बेटा, या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा। सबके बीच में क्या है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही तो है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, 1 है मेरे पास। और एग्जांपल, तुमने एल्केन सुना होगा जी नाम, एल्केन कहाँ पे पढ़ते हो, आप कहोगे सर हम पढ़ते हैं इसको ऑर्गेनिक के अंदर। तो भैया यहाँ पे देखो, एल्केन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। मैं ये नहीं कह रहा कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, मैं क्या कह रहा हूं, दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड देखो। अगर दो एटम्स के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1। अगर दो एटम्स के बीच में दो क्या है बेटा मेरे पास, कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम डबल बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में 3 कोवलेंट बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हम ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या, बॉन्ड इधर, तो भैया मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पे हर जगह बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। समझ में आई। तो ये टाइप ही तो होगी जी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की। डबल बॉन्ड के लिए क्या बोल रहा हूं बेटा, जब एटम्स के बीच में, जब एटम के बीच में क्या हो बेटा, मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाए। जैसे ये दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड, अब भैया ये सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे भी क्या बेटा, एग्जांपल तो मैंने सेम एटम वाले ही दिए हैं वो डिफरेंट वाले भी हो सकते हैं। जैसे OH ले लो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सर, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये भी क्या बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 1। और किस कैटेगरी में आएगा, सिंगल बॉन्ड वाली में आएगा, ठीक है। ऐसी ए और बी, ये सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है सर, डबल बॉन्ड होता है जी हमारे पास। आई ये बात समझ में, ठीक है सर। अब मान लो बेटा, तुमने ये भी तो पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा होगा सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी होता है, एल्कीन में पढ़ते हो तुम। तो ये भी क्या, दो कोवलेंट बॉन्ड है, डबल, दो एटम्स के बीच में दो कोवलेंट बॉन्ड आ गए, तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। ये तो सेम वाले हो गए, डिफरेंट वाले बताओ सर। तो डिफरेंट वाले बेटा तुमने ये भी तो पढ़ा है, S डबल बॉन्ड O होता है। मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल नहीं है, कभी कहो सर SO क्या होता है, मैं तो बॉन्ड बता रहा हूं। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है ना, SO2 में आता है, SO3 में आता है, सल्फेट आयन में आता है, फॉस्फेट आयन में फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में आता है। तो भैया ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, डबल बॉन्ड की कैटेगरी में आएंगे। बोलो, सेम एटम्स के बीच में भी हो सकता है, डिफरेंट एटम्स के बीच में भी हो सकता है। क्लियर है बात, ठीक है सर, ठीक है। आगे तीसरी टाइप क्या है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तीसरी टाइप क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है सर, कि यहां पे दो एटम्स के बीच में क्या होगा सर, 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे सर। एग्जाम्पल भी दो सर, आप जानते हैं, आपने एक तो सोच भी लिया होगा कि सर नाइट्रोजन के बीच में देखो N2 जो होता है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। और क्या ले सकते हैं सर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ले सकते हैं एल्काइन के अंदर, या क्या ले सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन ले सकता हूं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो भैया बस देखना क्या है, दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना चल रहा है बेटा, 3 चल रहा है। तो भैया बॉन्ड ऑर्डर समझ गए होंगे ना, बॉन्ड ऑर्डर से मतलब है दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। लेकिन कुछ बच्चे इसको क्या ले लेते हैं कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है सर, वो उसका बॉन्ड ऑर्डर। नहीं जी, वो बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, वो है हमारा क्या, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पे एक बात सुनो जहां पे दो एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है ना बेटा, थोड़ा आगे की बात बता रहा हूं लेकिन इसको याद रखना, सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है बेटा,
ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा जी। दो एटम्स हैं, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ये आगे ही कहानी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये बताना जरूरी है। और आई होप इतना तो आपको पता होगा जी। जिनको नहीं पता ना, आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, तो पैनिक मत करना। अब मान लो जी यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ जाए, तो इस डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक कोवलेंट बॉन्ड है ना, वो तो है सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है बेटा हमारे पास, पाई बॉन्ड। तो मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और एक कोवलेंट बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच, सॉरी, दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे सर, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है, पाई बॉन्ड है। ये बात याद रखना। कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या, वहां पे एक सिग्मा है सर, उनमें से दो पाई है। अगर कहीं पे मैं बोल रहा हूँ सर डबल बॉन्ड है, तो वहां पे एक सिग्मा है और एक पाई है। और कहीं पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, तो वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज 3। कि भैया मैक्सिमम जो बॉन्ड बन सकते हैं किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में, वो हमेशा कितने बनेंगे, सिर्फ 3 बनेंगे। क्या बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 बनेंगे जी। तुम्हारे सिलेबस में भी यही है, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में भी यही बात है बेटा, कि भैया दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 3। और उन 3 बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, आप कहोगे सर वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो क्या होंगे हमारे पास, पाई बॉन्ड होंगे। यही तो है, यही तो मैंने बात बताई अभी तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। लेकिन 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 एक बार शायद ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जा चुका है। नीचे तुम्हें 4 फॉर्मूले लिख के दिए थे कंपाउंड्स के, और कहा था बताओ किस कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होंगे दो एटम्स के बीच में। और वहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ था C2H2, एल्काइन का लिखा हुआ था। कैसे कैसे देखो इस तरीके से, मान लो मैंने तुम्हारे सामने ये लिखा, एक लिखा क्या, C2H2, और एक फॉर्मूला क्या लिखा बेटा मैंने, मान लो जी ऐसे लिख दिया C2H6, ठीक है, और एक लिख दिया क्या मैंने बेटा, C2H4, और एक क्या लिखा बेटा मैंने, इस तरीके से Re2Cl8। और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ यहां पे कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, दो एटम्स के बीच में, या मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्या बताना बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। या तो ये बोल दूं या क्या बोल दूं कि भैया मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो भैया तुम ना इनकी स्ट्रक्चर जान जाओगे, ऑर्गेनिक जैसे ही पढ़ लेते हो ना तुम एकदम फटाक से जान जाते हो। और क्या जान जाते हो कि सर यहाँ पे तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो सर ये होती है हमारे पास, यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड, और सॉरी डबल बॉन्ड नहीं है, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन लग जाते हैं सर, ये लो सर, ये लो सर, ये लो सर, ये लो सर। और यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है सर 2 कार्बन के बीच में, और ये हो जाता है। तो तुम क्या कहोगे कि सर अगर पहले मॉलिक्यूल में देखूं तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर मेरा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे देखूं सर तो कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। देखो ओ सॉरी 1 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। कार्बन कार्बन देख लो तो कार्बन हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड ऑर्डर थे, कार्बन हाइड्रोजन देखता हूं तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन देखता हूं तो ट्रिपल। तुम तो मैक्सिमम वाले की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना है, 3। यहाँ पे देखता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2। बच्चों को इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो कहते हैं ये तो ऑप्शन बना रखा है और आंसर लगा के आए ए, और जो ए आंसर लगा के आया वो एकदम गलत। क्यों, क्योंकि भैया आंसर इसका करेक्ट है ये डी वाला, Re क्या ये रिहीनियम है। तो भैया रिहीनियम एक ऐसा मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है
जहां पे इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है मेरे बच्चे, दो रिहीनियम के बीच में क्या बनता है बेटा? अब 4 क्लोरीन इससे जोड़ दो, 4 क्लोरीन इससे जोड़ दो, तो देखो दो रिहीनियम के बीच में यहां पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना चला जाता है मेरे पास बेटा? 4 चला जाता है। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कहां पे आ रहा है? यहां पे। तो ये आंसर था। तो इस कॉम्प्लेक्स को याद रखना। और यहां पे जो बॉन्ड की क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, ये 4 बॉन्ड में क्या क्या है? तो भैया यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, और एक क्या है? डेल्टा बॉन्ड है। ये पढ़ेंगे, ये 3 टाइप के बॉन्ड आपको बताऊंगा मैं कि कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, पाई कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, डेल्टा कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखो जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो इसको नोट कर लेना जी, कॉपी में कहीं ना कहीं लिख लेना। जहां पे तुमने केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स बनाना स्टार्ट किया ना, जिस पेज पे, उस पेज के एकदम ऊपर लिख देना इसकी ये स्ट्रक्चर, ताकि तुम्हें जब भी केमिकल बॉन्डिंग खोलो तो इसका तुम्हें दिखाई देता रहे, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे, तुम्हारे दिमाग में बैठी रहे कि हाँ ऐसा भी होता है। लेकिन लेकिन अगर तुमसे कोई नॉर्मली पूछे ना बेटा कि भैया मैक्सिमम 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर कितना होगा? 3। अगर वो एक्सेप्शनल केस पूछ रहा है तो वहां पे इसका ऑप्शन दे के रखेगा तुम्हें, ठीक है? ये तो एक्सेप्शनल केस है। जब एक्सेप्शनल केस की बात करेगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो ये इसका जवाब जानना चाह रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में पूछ रहा है कि भैया नॉर्मली कितने होते हैं 2 एटम्स के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर, तो तुम कितना बोलोगे? सर 3 होता है। समझे बात? ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि सर हम रिवीजन कैसे करें, हमें ये भी बताओ इनऑर्गेनिक का। तो देखो बेटा, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तुम ये देखा करो, तुमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर जैसे तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अब मान लो पीरियोडिक टेबल चैप्टर के तुमने जब नोट्स बनाए तो 20 पेज बने। क्या बने? 20 पेज बन गए। तो तुम अब उनको क्या करो, डिवाइड कर दो कि भैया एक दिन में मुझे ये 4 पेज पढ़ने हैं। और 4 पेज किस तरीके से पढ़ने हैं, उस 4 पेज पे अगर कोई ट्रिक आती है तो वो देखो, कोई एक्सेप्शन मैंने बताई है तो वो देखो, कोई क्वेश्चन कराया है वो देखो, कोई कॉन्सेप्ट बताया वो देखो। मतलब अच्छे से थोरोली पढ़ना है तुम्हें उन 4 पेजों को। और जाओ जो तुम्हें मेन पॉइंट लगे उन 4 पेजों का, उसको एक पेपर पे लिखो और आगे छाप दो, जहां पे बैठ के पढ़ते हो। देखो मैं बहुत बार बोलता हूं, जो चीज तुम्हें याद करनी हो ना, उसको अपनी आंखों के सामने जितना रखोगे उतना फायदे में रहते हो, उतना फायदे में रहते हो। उसको आगे चिपका दो अपने, ताकि तुम्हें वो दिखती रहे, तुम्हें पता चल कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं भूलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा, तुम्हारे दिमाग में छपेगा वो। 4 पेज पढ़ लिए तुमने, फिर अगले 4 पेज पे आ जाओ, उन 4 पेजों के साथ भी ऐसा ही करो। अब ये 4 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें? ज्यादा तो नहीं लगेगा ना। और ऐसे ही रिवीजन होता चलेगा तुम्हारा। और जो जो मेन पॉइंट है, या तो उसके लिए कॉपी लगाओ या उसको सामने लगा दो। मैं तो ये कहूंगा भैया उसको सामने लगाओ, ठीक है? क्योंकि कॉपी पता नहीं उठाओगे कब उठाओगे, लेकिन वो सामने रहेगी चीजें, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। जब बैठ के पढ़ रहे हो, जब इधर उधर देखते हो, तो कितनी बार कहा जी सामने देख लो, क्या करो? सामने देख लो उसे, ठीक है? तो रिवीजन की स्ट्रेटेजी ये बनाओ, ये ज्यादा इफेक्टिव है तुम्हारे लिए। और बेटा सही बात है, इनऑर्गेनिक को तुम्हें डेली देखना, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, फॉर्मूले नहीं है जी ज्यादा, कि तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल बता दे कि बेटा ये टाइप होती हैं, इस पे तुम्हें क्वेश्चन आते हैं तो हो जाती काम। लेकिन यहाँ पे तो क्या है बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हें क्या समझनी है, याद रखनी है। तो भैया कभी ना कभी तो भूल लगेगी ही ना, तो इसको डेली देखो। ठीक है सर, ठीक है सर, हम जरूर देखेंगे। तो ये आंसर समझ में आया मेरे बच्चे? समझ में आया जी? ठीक है सर, बढ़िया। तो भैया बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप का हुआ? आप कहोगे सर 3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आगे चलें, चलो सर आगे। अब नेक्स्ट क्या बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। कि भैया ओवरलैपिंग के बेसिस पे कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप का? 3, सिग्मा, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के इससे, ये सिंबल है, पाई का ये लगा दिया और डेल्टा का ये लगा दिया। ठीक है, तो ये 3 टाइप के बॉन्ड है, किसके बेस पे? ओवरलैपिंग के बेस पे, ओवरलैपिंग के बेस पे।
तो भैया इन बॉन्डों को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि भैया ये ओवरलैपिंग क्या होती है सर, किनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, क्यों हो रही है, कंडीशन क्या है ओवरलैपिंग की। तो इन बातों के बारे में जब आप जान लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भैया किस किस की ओवरलैपिंग से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किस तरीके की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किस तरीके की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा, और किस तरीके की ओवरलैपिंग से हमारा डेल्टा बॉन्ड बनेगा। समझे बात? चलो जी, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं मेरे बच्चे, हम ओवरलैपिंग को ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखो ये रहा जी, बहुत ही ढंग से कान खोल के, दिमाग के कपाट खोल के बैठना अब, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है जी तुम्हारा। यहां पे गड़बड़ करते हैं आप लोग, तो बहुत ढंग से समझना, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। क्या कहता है, मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द टू डिफरेंट एटम्स। ओवरलैपिंग किसकी हो रही है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। भैया देखो, एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और जब एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या मिलता है बेटा, हमें मॉलिक्यूल मिलता है। क्या मिलता है बेटा, मॉलिक्यूल मिलता है। और मैं आपको ये बोलता आ रहा हूं कि सर कि बच्चे, जब हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो होता क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, और आप कहते हो कि सर ये बन गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो भैया ये इतनी आसानी से शेयरिंग नहीं होती है कि भैया इनकी जेब में रखे और उठा के पकड़ा दिया कि ये ले भैया ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, और ये कहता है ये ले भैया ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, बीच में पटक दिया और बॉन्डिंग बन गई। नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल। तो मैं ये बोल सकता हूं ये जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, ये इस एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा। एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये भी एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, इसके ऑर्बिटल में। तो क्या बोल सकता हूं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो भैया ये क्या करेंगे, जिन ऑर्बिटल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं ना, उनको कहेंगे कि भैया जाओ और वहां पे क्या करो, जाके शेयरिंग करो इलेक्ट्रॉनों की। और वो शेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इन्हें एक जगह आना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा। कैसे, जैसे मान लो एक थाली लगाई, ठीक है, तुम गए जी किसके अंदर, तुम जैसे होते ना चौकी ढानी या हवेली वगैरह होते जहाँ पे खाना वाना मिलता बढ़िया, तो वहां पे एक थाली मंगवा ली तुमने। तुम दो दोस्त गए और थाली मंगवाई, ठीक है, और थाली उसने बीच में रख दी लाके। तो अब तुम्हें उसके अंदर शेयरिंग करनी है। शेयरिंग का मतलब क्या, उसी एक थाली में खाना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जिस टेबल पे वो थाली रखी है तो तुम्हें वहीं पे आके तो बैठना पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना तुम्हारा दोस्त उस कोने में है, तुम उस कोने में खड़े और तुम कहो जी चलो शेयरिंग करते हैं, और थाली रखी है बीच में। कैसे होगी शेयरिंग, नहीं होगी जी। जब बिल देने की बात आएगी, आधे आधे पैसे देने हैं, तो ये थोड़ी ना कहोगे कि ले भैया ये रे मेरे आधे पैसे उड़ा दिए, और वो कहेगा ये ले भैया ये आधे पैसे मेरे रहे। तो भैया काउंटर पे जाओगे, आधे पैसे एक बंदा निकालेगा अपनी जेब से, आधे पैसे दूसरा निकालेगा, दोनों को मिलाओगे और पकड़ा दोगे। तो भैया तुम एक काउंटर पे आके खड़े हुए ना, जहां पे बिल पेमेंट करनी थी, तुम्हें बिलिंग करनी थी, तो क्या हुआ बेटा, वहां पे आके तुमने कॉमन एरिया चुन लिया कि भाई यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे बिल देंगे, यहाँ पे हमारी थाली रखी हो, यहाँ पे आके बैठेंगे और खाना खाएंगे। तो सेम कहानी किसकी होती है बेटा, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। कैसे, अब मान लो, इसको ऐसे समझ लो कि भैया मान लो ये ए एटम है, ये दूसरा ए एटम है, इधर लिख दिया मैंने। इनके बीच में क्या होना है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बनना है। तो ये थोड़ी ना कहेगा, ये दूर से फेंक के मारेगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये ले ये मेरा इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या कहेगा, ये ले एक चाल मेरी, करते हैं ना वो खेलते हैं जुए में, बोलना नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि हाँ मेरी इतनी की चाल मेरी। ये जुआ थोड़ी ना खेल रहे हैं जी, ये तो क्या कर रहे हैं जी, शादी करने वाले हैं जी, बंधन में बंधने वाले हैं। तो ये थोड़ी ना कहेंगे ठीक है ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। नहीं भैया, ऐसे नहीं चलेगा। इनको पहले कहीं पे पास पास आना पड़ेगा, और इन्होंने मान लिया कि भैया हमें यहां पे आके शेयरिंग करनी है, ये वो जगह है जहां पे हमें आप आके अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो ये क्या करेगा, ये भी इधर चल के आएगा, ये भी इधर चल के आएगा। जब ये इधर चल के आ जाएंगे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, और यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है,
ये अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल लेकर आएंगे ना। अपने साथ आने का मतलब क्या है, ये अपने साथ एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आएंगे जहां पे ये इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, और वहां पे लाने के बाद उन एटॉमिक ऑर्बिटल को वो इस स्पेस के अंदर क्या कर देंगे बेटा, रख देंगे और कह देंगे जी बॉन्ड बन गया। तो उसी की बात कर रही है, क्या कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिफरेंट एटम। कि भैया जिन एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनना है ना, क्या होगा बेटा, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे। मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आगे की लाइन देखो क्या लिखी है, ऑफ टू डिफरेंट एटम। डिफरेंट एटम का मतलब क्या है बेटा, अलग अलग एटम होने चाहिए। अलग अलग से मेरा मतलब ये नहीं है ये ए है ये बी है। अलग अलग का मतलब क्या है बेटा, कि भैया इसकी एक अपनी पहचान है, इसकी एक अपनी पहचान है। समझ रहे हो भैया, मान लो मेरा कोई जुड़वा भाई है, सेम मेरे जैसा दिखता है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि भैया हम सेम हैं। दिखने में सेम है भैया, उसकी अपनी एक अलग पहचान है, मेरी अपनी एक अलग पहचान है। उसका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है। उसकी हरकतें अलग है, मेरी हरकतें अलग है। तो भैया दिखने में सेम है, लेकिन कहेंगे अगर हम कहीं पे दोनों खड़े हो जाएंगे, हम ये थोड़ी ना कहेंगे एक ही बंदा खड़ा है, नहीं। हम क्या कहेंगे, दोनों अलग अलग हैं जी, ये डिफरेंट हैं, भले ही दिखने में सेम है। तो सेम कहानी यहां बोल रहे हैं कि भैया जिन एटम्स को बॉन्ड बनाना है वो अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होने से मतलब क्या है, वो सेम एटम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। यहां पे डिफरेंट से मतलब है बेटा टू एटम्स, टू सेपरेट एटम। ऐसे लिख देता हूं, दो सेपरेट एटम। कैसे कैसे बोल रहा हूं सर, ऐसे बोल रहा हूं, मान लो ए ये भी तो दो एटम है, अलग अलग हैं, तो ये भी आपस में क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। मान लो यहां पे आके बॉन्डिंग करेंगे जी, आएंगे, यहां पे भी तो बॉन्डिंग हो सकती है। यहां पे क्या है, ये दोनों अलग अलग एटम हो गए, तो यहां पे भी हो सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि भैया इनके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे। यहां पे इस एक एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, इस एक एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, मिक्सिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्ड। यहां पे इस एक एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आएगा इलेक्ट्रॉन, इस बी का एटॉमिक ऑर्बिटल लेके आएगा इलेक्ट्रॉन, मिक्सिंग करेंगे और क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉन एज ओवरलैपिंग। ओवरलैप का मतलब क्या होता है जी, एक ये चीज है, इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसे रख दिया, ये ओवरलैप ही तो कर गया इसको, समझते हो ना। ओवरलैप हिंदी में अति व्यापन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, अति व्यापन। इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ एक बच्चे बैठे होते कमेंट में बोलते हैं कि सर थोड़ी टर्मिनोलॉजी बोल दिया करो, तो ये मैंने बोल दी ताकि उनको समझ में आ जाए कि ओवरलैपिंग किसे बोल रहा हूँ। आई बात समझ में, तो भैया ये ओवरलैपिंग होगी हमारे पास, ठीक है। फिर क्या कहता है, एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी लो। जो एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या बोल रहा हूं देखो मेरे बच्चे, पहला पॉइंट तो क्या बोला बेटा, पहला पॉइंट तो क्या बोला, मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे ये दो अलग अलग एटम के होने चाहिए। अलग अलग का मतलब क्या, वो सेपरेट होने चाहिए। ए भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, लेकिन दो अलग अलग इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए उनकी। हमें पता चलना चाहिए एक एटम ये आ रहा है, एक एटम ये आ रहा है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो, और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी बेटा, जिनकी एनर्जी क्या हो, जिनकी एनर्जी क्या हो, कम हो, लो हो, ठीक है। ये किसके लिए बोला बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए। तो ये कंडीशन बोल रहा है अब कि ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स के बीच में अच्छी होगी, जिनकी एनर्जी कम होगी। कैसे सर, समझाओ, समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे समझो। मान लो बेटा मैं हूं, मेरा एक दोस्त है, मेरे को कोई ना कष्ट हो गया जी, जीवन में तकलीफ आ गई, और मैं चाहता हूं मुझे कोई बैठ के सुने, ठीक है। मैंने उसको अपने घर पे बुलाया, ठीक है, मैं बैठा हूं। अगर उसे मेरी बात सुननी है, उसे मेरी बात अगर सुननी है तो उसे मेरे करीब बैठना पड़ेगा ना। बैठने का मतलब क्या है, ये लगा लो कि हमारी एनर्जी कम है, तब वो मुझसे कम्युनिकेट कर पाएगा, तब हमारे बीच में बातचीत हो पाएगी, तब हम बता पाएंगे एक दूसरे के सुख दुख को। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं तो बैठा हूं और वो इधर उधर फुदकता फिर रहा है मेरे घर में, और मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या कर पाऊंगा अच्छे से, नहीं।
कभी वो इस कमरे में आ रहा है, कभी उस कमरे में जा रहा है, कभी दूसरे फ्लोर पे चला गया, कभी बाहर निकल गया घर से। तो भैया हमारी क्या होनी चाहिए, एनर्जी कम होनी चाहिए। एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, हमें पास पास आना पड़ेगा। पास पास आने का मतलब क्या है, एनर्जी कम होगी तभी तो पास पास आएंगे। अगर मान लो एक की एनर्जी कम है, एक की एनर्जी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा वाला इधर उधर भागता फिरेगा जी। क्योंकि भैया ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, पास आओगे तभी तो क्या करोगे, हाथ पकड़ पाओगे। अगर मुझे किसी का हाथ पकड़ना है तो हमें एक जगह पे आना पड़ेगा। एक जगह पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, मतलब पास पास आ गए। अब मान लो मैं यहां खड़ा हूं और जिसका हाथ मुझे पकड़ना है वो बहुत दूर खड़ा है, तो भैया हमारी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो गई, मतलब दूर दूर है। तो भैया ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। मैं हाथ कितना भी ऐसे करता रहूं, हाथ कितना भी ऐसे करता रहूं जी। आपने वो मूवी देखी है ना, फैंटास्टिक फोर, उसके अंदर होता है ना एक बंदा जो इलास्टिक का बना होता है, हाथ भी लंबे कर लेता है, अपनी लाते भी, टांग कुछ भी। तो भैया वो थोड़ी ना हूं मैं कि हाँ भैया तू उधर ही खड़ा रहा है, मैं अपना हाथ बड़ा करूंगा और पकड़ दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि भैया एनर्जी क्या होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, कम होनी चाहिए, तब वहां पे ओवरलैपिंग क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। क्या होगी बेटा, ओवरलैपिंग वहां पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो चीज बोली, एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी लो। तो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में कंबाइन करना है उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, या बोलूं ज्यादा ओवरलैपिंग कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा देता हूं। एग्जाम्पल से मान लो मेरे पास क्या है, 1s और 1s के बीच में ओवरलैपिंग, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है बच्चे। ठीक है सर, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है सर, ये दूसरे एटम का है सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भैया मान लिया इस 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को और इस 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या करनी है बेटा, ओवरलैपिंग करनी है। तो ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि मान लो एक 1s ये है, एक 1s ये है। ठीक है, ये ऑर्बिटल दिखा रहा हूं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है इधर, ये इलेक्ट्रॉन है इधर, अपोजिट स्पिन। ठीक है, इसका भी आगे चक्कर बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने। अब ये क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करने के बाद कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, और जहां पे ये कॉमन एरिया है ना, ओवरलैप्ड एरिया आया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ये 1s 1s थे, ये 1s 1s, तो इनके बीच में क्या बन गया बेटा, ओवरलैपिंग हुई और बॉन्ड बन गया। ठीक है, चलो सर ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं इस तरीके से बोल दूं कि भैया अब ओवरलैपिंग होनी है किसके बीच में, 2s के बीच में, तो सेम कहानी यहां पे होगी कि सर एक 2s ऑर्बिटल ये है, एक 2s ऑर्बिटल ये है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों नजदीक आए और दोनों आपस में मिल गए, और ये जो ओवरलैप एरिया आया यहां पे क्या होगी बेटा, ओवरलैपिंग होगी। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, बताओ ओवरलैपिंग 2s में ज्यादा होगी या फिर 1s में ज्यादा होगी। तो भैया जवाब है 1s में। किस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। कैसे सर, कैसे हो गई, बताओ जरा हमें। तो भैया एक बात बताओ, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक 1s होता है या 2s होता है, ये ऐसी तो होता है बेटा, इसको ऐसी ही तो दिखा सकता हूं, देखो ये न्यूक्लियस, यहां 1s है और यहां 2s है, और ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम पढ़ के आए हो कि भैया जो शेल न्यूक्लियस के जितने नजदीक होती है उसकी एनर्जी उतनी कम, जो शेल जितनी दूर चली जाएगी किससे, अब ये सब शेल है, सेकंड की सब शेल, लेकिन है तो सेकंड शेल में ही। ठीक है, अब ये मत कहना सर आप इसे शेल बोलते जा रहे हो, शेल, शेल का मतलब मैं सेकंड शेल की बात कर रहा हूं, और उसके अंदर 2s सब शेल की बात चल रही है। ठीक है, वरना तुम इसको भी गलती बताने लग जाते हो, सर क्या बोल रहे हो, ब्लंडर मिस्टेक, ऐसा नहीं है जी। कॉमन सेंस यूज करनी है बस तुम्हें। ठीक है, इतनी तो कॉमन सेंस लेके बैठे रहते हो ना। ठीक है सर, इतनी तो है हमारे नॉनसेंस। चलो जी, मजाक। 2s, तो भैया 2s क्या हुआ, न्यूक्लियस से दूर, तो आप क्या कहोगे, सर इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है वहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी उनकी ओवरलैपिंग क्या होगी बेटा, कम होगी। तो हम बोलेंगे कि सर 1s
1s की क्या है, ओवरलैपिंग ज्यादा है किससे, 2s से। तो ये है जी क्या मेरे पास ओवरलैपिंग का ट्रेंड। तो मतलब ज्यादा ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, 1s में होगी। क्यों, एनर्जी कम है, ज्यादा टिक के बैठेंगे जी, मतलब ये 1s इस 1s को अपने दुखड़े आराम से बता पाएगा। ये 2s इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये टिक के नहीं बैठेंगे जी, इधर उधर भागेंगे थोड़ा सा। 3s ले लूंगा, उसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएंगी, तो वो भी टिक के नहीं बैठेंगे, इधर उधर भागेंगे। तो भैया जब तक टिक के नहीं बैठोगे तो ओवरलैपिंग कहां होगी। तो एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कम होनी चाहिए, तभी क्या होगा हमारे पास, इफेक्टिव ओवरलैपिंग आ पाएगी। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुए मेरे बच्चे। आई थिंक ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि भैया एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी शुड बी लो, ऐसा क्यों बोला मैंने। क्लियर है इतनी बात, हाँ जी क्लियर है इतनी बात, हाँ जी सर क्लियर है। आगे चलो, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, एनर्जी गैप इन बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी लो। अब क्या कह रहे हैं, देखो पहला पॉइंट तो क्या था कि भैया एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, दो सेपरेट एटम्स के, सेपरेट का मतलब क्या था, वो सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, लो होनी चाहिए। तो उसका एग्जांपल लिया था मैंने 1s 1s 2s 2s 3s 3s करते चलो, या 2p 2p 3p 3p, किसकी ज्यादा होगी बेटा यहाँ पे मिक्सिंग, आपको इसे 2p 2p की ज्यादा होगी, क्योंकि 2p ज्यादा नजदीक है न्यूक्लियस के और 3p ज्यादा दूर हो गया। जो न्यूक्लियस से दूर उसकी एनर्जी ज्यादा, ओवरलैपिंग कम। समझ में आई बात, ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं, एनर्जी गैप इन बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी लो, कि भैया जो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ना, उनके बीच में एनर्जी गैप भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, एनर्जी गैप कम, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, ओवरलैप का देख रहे थे, 1s को कंपेयर कर रहा था 2s से। अब मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं जी, देखो मान लो 1s और 2s के बीच में ओवरलैपिंग होनी है, यहां पे एक होनी है किसके बीच में बेटा, मान लो 1s और 2p के बीच में, एक बोल देता हूं सर 1s और 3p के बीच में, अलग अलग हो गई ना। इस पॉइंट को समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं बस। तो क्या बोलता है बेटा कि एनर्जी गैप बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी लो, कि भैया जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करने वाले हैं ना, ओवरलैप करने वाले हैं, उनके बीच में एनर्जी गैप कम होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग क्या होगी बेटा हमारे पास, अच्छी आएगी। ठीक है, कैसे, देखो यहां पे ओवरलैपिंग के बाद क्या बनेगा, 1s 2s ओवरलैपिंग, यहां पे क्या बनेगा, आप कहोगे सर 1s 2p बन जाएगा, यहां पे क्या होगा बेटा 1s, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 3p। समझ पा रहे हो बेटा, मान लो ये ए एटम है, एक बार ए एटम 1s लेके आ रहा है और बी एटम क्या लेके आ रहा है 2s, एक बार ए एटम फिर 1s लेके आया, बी एटम क्या लेके आया 2p ऑर्बिटल। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बेटा इसको ऐसे समझो, मान लो मेरे पास क्या है, ये कंडीशन है, ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है, पहली शेल, इस पहली शेल को बोल देता हूं 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p। ऐसी तो पढ़ते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि n इक्वल टू 1 है या n इक्वल टू 2, वहां पे शेल की बात करते थे, बस मैंने शेल के अंदर क्या लिख दिया, यहाँ पे सब शेल भी तो ऐसी अरेंज होंगी, समझ रहे हो ना, सब शेल भी तो ऐसी अरेंज होंगी भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है बात, ठीक है सर। तो बताओ जी, अगर 1s और 2s ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके बीच में एनर्जी का गैप कितना है, इसके एनर्जी गैप को बोल देता हूं बेटा मैं E1, एनर्जी गैप है ये E1। बताओ सर, जब 1s और 2p कर रहा है तो इनके बीच में एनर्जी गैप कितना है, E2 है। जब 1s और 3s कर रहा है और 3p कर रहा है तो वहां पे एनर्जी गैप कितना है बेटा, मैं कह देता हूं E3। तो एनर्जी गैप किन एटॉमिक ऑर्बिटल में सबसे कम है और सबसे ज्यादा कहां है, ये साफ साफ दिख रहा है तुम्हें,
साफ साफ दिख रहा है ना। तो क्या होता है बेटा, मैं कह सकता हूं सर E1 की वैल्यू कम है, E2 की वैल्यू ज्यादा है, और ये E3 की। ये किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं एनर्जी गैप की बात कर रहा हूं, एनर्जी गैप की बात कर रहा हूं। तो भैया एनर्जी गैप 1s और 2s के लिए क्या बोला मैंने, E1, इसके लिए E2 और इसके लिए E3। और अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट एनर्जी गैप मिक्सिंग होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो भैया कम किसके अंदर है, 1s और 2s में है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि सर आप ये लिख दीजिए कि जो 1s और 2s ओवरलैपिंग है ना वो सबसे ज्यादा है। फिर किसकी है बेटा, 1s और 2p की, और सबसे कम कौन सी है यहाँ पे, 1s और 3p की। अभी तो बेटा पॉइंट्स को मैं तुम्हें क्या करना सिखा रहा हूं, कंपेयर करना सिखा रहा हूं, फिर इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन ट्रिक के लिए वेट करो, अभी तो क्या करो, पॉइंट से समझो, क्योंकि जब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तब वो ट्रिक काम आ जाएगी। ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन ये चीज क्लियर हुई आपको, क्योंकि ये सारी चीजें जानना जरूरी है। अगर ये छोड़ दूंगा सीधा ट्रिक पे आऊंगा तो मतलब तुम्हें क्या कर रहा हूँ जी, शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो भैया हर चीज का शॉर्टकट ऐसे याद नहीं होता, पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ लो, या फिर इसको ऐसे समझो कि भैया आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि जो क्या होता है, हम उम्र होते हैं उनके अंदर दोस्ती अच्छी होती है। जिसके अंदर उम्र का गैप ज्यादा हो जाए ना वहां पे दोस्ती इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो दोस्ती को क्या समझो, ओवरलैपिंग, और उम्र को क्या समझो बेटा, एनर्जी समझो। अब भैया जो तुम्हारी हम उम्र, तुम्हारी क्लास के जो बंदे होंगे या तुम्हारे आस पड़ोस में तुम्हारी उम्र के बच्चे रहते हो तो उनके साथ दोस्ती अच्छी होती है तुम्हारी। अब मान लो एक 18 साल का है, एक 68 साल का है, हम ये थोड़ी ना कहें दोनों में अच्छी दोस्त होगी, नहीं भैया। 18 साल वाले की हरकतें बच्चों जैसी होंगी जी, बचपना होगा उसके अंदर। जो 60 68 साल का हो चुका है वो काफी मैच्योर होगा। अब तुम उसको जाके कहोगे, अगर 18 साल वाला 68 साल वाले को जाके कहेगा कि भैया चलो मेले में चलते हैं और वहां पे मटर गश्ती करके आते हैं, बाइक पे घूमते हैं जो आजकल बच्चे करते हैं जी, हॉर्न बजाते हुए, बड़ा चलता है वो। तो वो थोड़ी ना करेगा जी, उसे पता है ये सब बेकार बातें होती हैं, बचपने वाली बातें, वो तो मैच्योर हो चुका है। तो ओवरलैपिंग मतलब तुम्हारी ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठेगी। तुमने कभी देखा है ना, छोटा बच्चा जो होता है, छोटे बच्चों को दूसरा छोटा बच्चा दिख जाए ना तो उसके साथ खेलने में बड़ा मगन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ओवरलैपिंग अच्छी होती है, हम उम्र होते हैं जी वो, और वहां पे क्या होता है, उनकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है। तो सेम कहानी यहाँ पे है, जितना एनर्जी गैप कम, एनर्जी गैप कम होने का मतलब क्या है, उम्र जितनी लगभग बराबर होगी, लगभग पास पास होगी, उतनी अच्छी दोस्ती, जितनी अच्छी दोस्ती उतनी अच्छी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग अच्छी होने का मतलब क्या है बेटा, हमारा बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो यहां पे लगा लो जी, उम्र में ज्यादा डिफरेंस, यहाँ पे उम्र में कम डिफरेंस, यहाँ पे उम्र में सबसे कम डिफरेंस। हो गया जी, समझे बात। अब ये मत कहना सर कि फिर पहले वाला पॉइंट लगा लो सर ऐसे कह के, तो 1s वाले की एनर्जी ज्यादा है, जो बड़ी उम्र का होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो वहां पे बॉन्डिंग नहीं भैया, दोनों की एनर्जी कम होनी चाहिए। तो दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, और दोनों का कंपैरिजन के लिए एग्जाम्पल भी देखो मैंने अलग अलग लिया था, क्योंकि उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको अब ये चीज क्लियर हुई होगी कि भैया यहाँ पे ओवरलैपिंग मैंने ये ट्रेंड क्यों दिखाई, किसका ट्रेंड है बेटा, ओवरलैपिंग का। किसका है मेरे बच्चे, ओवरलैपिंग का है, ठीक है। ध्यान से बैठ के सुनना क्या चीज मैंने बोल दी है यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट पॉइंट मतलब ओवरलैपिंग के अंदर हमें क्या याद रखना है, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स रिजल्ट बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग अपोजिट स्पिन। कहता है जी कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब ये वाली बात बता रहा है तुम्हें। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि भैया कंडीशन क्या है ओवरलैपिंग करने के लिए, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो एनर्जी क्या कर रहे हैं बेटा, ओवरलैप कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर दो डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो उनके बीच में एनर्जी गैप कम होना चाहिए। अब बता रहे कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर सकते हैं भैया, तो ये बोलता है जी सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर सकते हैं जिनके अंदर क्या हो बेटा, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी किसके अंदर होता है बेटा मेरे पास, वैलेंस शेल के अंदर होता है। वैलेंस शेल ही तो पार्टिसिपेट करती है बेटा रिएक्शन के अंदर। अगर तुमसे कोई ये कहे कि बताइए कोई एक एटम के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप क्या कहोगे कि जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? अंदर वाले क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भैया न्यूक्लियस ने उनको तो पकड़ के रखा हुआ है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों में और न्यूक्लियस के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर बॉन्ड बनाने के लिए नहीं जा सकते। जो इलेक्ट्रॉन एकदम बाहर वाले होंगे, वैलेंस शेल के अंदर होंगे, वहां पे क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी न्यूक्लियस की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मतलब क्या है, वो इजिली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे इसने बोला वैलेंस शेल हैविंग अपोजिट स्पिन, मतलब वो वैलेंस शेल, उस वैलेंस शेल के वो ऑर्बिटल जिनके अंदर क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, और वहां पे क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए उनकी, तभी वो क्या कर सकते हैं, ओवरलैप। कहने का मतलब मान लो मेरे पास किसी एटम के अंदर, किसी एटम के अंदर अच्छा, एक और याद आया मुझे, एक बच्चे ने एडवाइस किया था इस चीज के लिए, भैया सुनना, ठीक है किया, मैं मान ली। क्या कहता है, बोला सर जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, फिर कलर चेंज करते हो, तो दोबारा इस पे क्लिक मत किया करो, जो यहाँ पे क्रॉस आता है ना उसके ऊपर क्लिक कर दिया करो। क्या कहूं मैं, समझ ही नहीं आया मुझे, तो समझ ही नहीं आया कि भैया उस कमेंट पे क्या रिएक्शन दूं। मेरे को ये था कि भैया इसमें क्या दिक्कत है, अगर मैं यहाँ पे करके ऐसे कर देता हूँ तो काम तो वही हो रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, कलर लिया, अब चाहे मैं यहाँ क्लिक करूँ चाहे यहाँ क्लिक करूँ, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पड़ता जी, है ना। चलो सर ठीक है, तो भैया ऐसी ऐसी बातें मत किया करो। एटम, ठीक है, मान लिया इस एटम के अंदर जो वैलेंस शेल है ना, वो कौन सी है, 1s है, ठीक है, ये एटम 1 है, ये एटम 1 बोल दिया, ठीक है। एक दूसरा एटम है, दूसरा एटम है एटम 2, मान लिया जी इसके अंदर जो वैलेंस शेल है वो क्या है मेरे पास, 2p है, 2p मान ली, आई बात समझ में, ठीक है सर चलो मान लो, वरना 2s ही मानो, 2p नहीं लेता भाई, 2s मानो। तो भैया इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि वही ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं जहां पे क्या हो बेटा, वैलेंस शेल वाले जो, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल है ना, उनके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए बेटा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेड बोल रहा हूं, पेड नहीं बोल रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल ओवरलैप के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। भैया जो पेयर्ड है, जिसकी शादी पहले से ही हो चुकी है, वो दूसरी थोड़ी ना करने जाएगा, करने जाएगा तो भैया पहले वाली को छोड़ना पड़ेगा। अब इतने मजे थोड़ी ना होते हैं जी सबके, कि एक शादी कर रखी है दूसरी जगह और शादी करने पहुंच गया, नहीं जी। ये तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन तो एक बार जहां बंधन में बंध गए वहीं पे रहो, अगर कहीं और बंधन गांठना है तो क्या करो जी, पहले वाले बंधन को तोड़ो। समझे बात, ठीक है सर, ठीक है। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, कंडीशन फुलफिल हुई, हाँ, लेकिन एक कंडीशन हो रहेगी क्या, मान लो भैया ये 1s ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये 2s ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनको मैं ऐसे दिखा दूं, ये 1s, 1s, s ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, स्फेरिकल होता है ना, ये ऐसे, ये 2s है। तो भैया ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर इस 1s और 2s ऑर्बिटल को ओवरलैप करना है तो भैया इनके अंदर क्या होना चाहिए, पहले तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ओवरलैप जब ये करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, अपोजिट होनी चाहिए। कहने का मतलब अब अगर यहां पे मेरे पास ओवरलैपिंग होगी ना जब इनके बीच में, 2s को थोड़ा बड़ा दिखाया है मैंने क्योंकि 2s का साइज बड़ा होगा, तो भैया ये ओवरलैप जब करेंगे तो ओवरलैप के टाइम पे इनमें से कोई एक क्या करेगा, अपनी स्पिन को अपोजिट कर देगा। मान लो ये सीधा था, इसने क्या किया बेटा, इसने क्या किया मेरे बच्चे, इसने अपनी स्पिन को अपोजिट कर लिया, ओवरलैप हुआ, और जहां पे ओवरलैप होके इनके बीच में जो कॉमन एरिया है ना, वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि भैया दो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ ही रहते हैं। क्यों रहते हैं, ये बात आपको पता होगी,
एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आए होंगे, क्योंकि रिपल्शन कम हो जाती है, रिपल्शन कम हो जाती है, खत्म नहीं बोला। कभी कोई बच्चा कहेगी सर रिपल्शन तो है, भैया कम हो गई ना, हमें तो रिपल्शन कम करने से मतलब होता है, जितनी कम रिपल्शन सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल। तो मैंने बोला क्या कि भैया जब ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो भी क्या होने चाहिए, अनपेड होने चाहिए, तब होगी कहानी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर एक 1s तो ये रहा और जो दूसरा 2s इससे क्या करने आ रहा है, ओवरलैप, उसके अंदर तो पहले ही क्या है बेटा, मेरे पास पेड इलेक्ट्रॉन बैठे, तो इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। बोलो ठीक है सर, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए ये 1s और ये 2s इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो यहां पे भी नो ओवरलैपिंग। क्यों नहीं होगी सर ओवरलैपिंग, क्योंकि भैया अपोजिट स्पिन होनी चाहिए हमारे पास, यहां पे तो सेम स्पिन के हैं, तो ओवरलैपिंग कहां पे सर, मान लो 1s में ये हो गई, 2s के अंदर ये है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी सर। तो क्या बोल सकता हूं बेटा, ओवरलैपिंग के लिए मेरे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले तो क्या होनी चाहिए बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल, किनके बीच में होगी, पॉइंट्स लिख रहा हूं, देखो समराइज कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल should have अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो पहले तो ये देखो। दूसरा क्या लिखो, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होनी है, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग, अंडरगोइंग ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग must have electron with opposite spin, with opposite spin, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, तब करेंगे जी वो ओवरलैप। ठीक है, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग कहां कम कहां ज्यादा, ये तो बेटा ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन है, क्या ओवरलैपिंग कहां पे हो सकती है। अब कम ज्यादा का डिसीजन कैसे लेंगे कि भैया जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है वहां कम होगी या ज्यादा होगी, वो कैसे डिसाइड करेंगे, एनर्जी के, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करने वाले हैं उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो क्या होगा बेटा, वहां पे एनर्जी गैप कम होना चाहिए, तो वो तो क्या है बेटा हमारे पास ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ पे बात चल रही है। ठीक है, तो उन पॉइंट को क्या लिखता हूं बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग के लिए क्या कंडीशन है कि सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग कहां होगी, तो कहां होगी मेरे बच्चे, पहले तो क्या बोलोगे कि लो एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, लो एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, बोलो क्लियर है बात, ठीक है सर। और सेकंड क्या होना चाहिए बेटा, एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस शुड बी लो, किसके बीच में, बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो स्ट्रेंथ के लिए हैं, लेकिन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे ओवरलैप कर सकते हैं, उसके लिए दो कंडीशन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है एक मिनट, बोलो बेटा, बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई जी, ओवरलैपिंग का फंडा समझ में आया, हाँ जी सर फंडा समझ में आ गया है, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो भैया देखो, ओवरलैपिंग का मैंने आपको सारा फंडा समझा दिया, ठीक है, इतना बेटा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बातें थोड़ा ना दिमाग में रखना, क्योंकि जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं ना, वो टॉपिक मेरा क्या रहेगा, देखो तुम उसकी झलक दिखा देता हूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्वेश्चन यहां से बनेंगे तुम्हारे पास, वो तुम्हें ऑर्बिटल्स देगा और कहेगा कि जी बताओ किन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी, कहां पे कम होगी, तो मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग पूछेगा। लेकिन वो करने से पहले आपको ये तो पता चले कि कहां पे ओवरलैपिंग कम होगी, कहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
आज के लिए इतना ही, इतनी ही हिम्मत थी। मैंने पूरी कोशिश की बेटा, जितना लेक्चर मैंने दिया वो आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई है। उम्मीद करता हूं आपको मैं हर एक बारीकी बहुत बेसिक लेवल से ये चीजें समझा पाऊं। तो अच्छे से कीजिएगा। हाँ, एक बात और बोल देता हूँ, शायद आपके वो कमेंट्स आ भी जाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर जब तक जाएगा आपके पास कमेंट आ जाएंगे। भैया अगर छोटी मोटी मिस्टेक होती है ना कहीं पे, तो उसको इग्नोर कर दिया करो, इतने तो तुम समझदार हो। जैसे मैंने एक जहाँ देखा था कि कहीं पे मैंने क्या किया था, पता नहीं, शायद सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ओ बनाया था लूज डॉट स्ट्रक्चर में, और ऑक्सीजन के ऊपर 3 लॉन पेयर लगा दिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो जल्दबाजी में हुआ है। 2 ही लॉन पेयर लगे ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, 4 बॉन्ड तो बनाए हुए, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और देने पड़ेंगे। तो वहां जल्दबाजी में मैं क्या कर गया, 3 लॉन पेयर बना गया। तो इतनी बातें समझ आए रहो, कभी उसके लिए भी कमेंट सेक्शन भर देते हो कि सर 3 कैसे लिख दिए, ब्लंडर मिस्टेक, ये मिस्टेक वो मिस्टेक। भैया इतना बड़ा तुम वो लिखते हो तो अपना टाइम खराब करते हो। जो समझदार बच्चे होते हैं ना वो समझ आते हैं कि ये जल्दबाजी में हो गया, गलती से हो गया, तो वो इतना टाइम खराब नहीं करते। वो टाइम तुम इतना कमेंट में गलती बताने में लगा रहे हो ना, उसको तो भैया कहीं कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओ। समझे बात? ठीक है जी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा, आज का लेक्चर पेशेंसली देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस इन ऑर्गेनिक के अंदर बढ़ता जा रहा होगा। ठीक है, तो कल से हमारा ऐसा लगा लो जी, जो लेक्चर होगा ना वो एकदम मस्त वाला, जबरदस्त वाला होगा। बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे तुम्हें। कल का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होगा अगर तुम्हें आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अब इजाजत दीजिए। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। कल फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।